ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो बोला जाता है किसी भी मास पार्टिकल को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। सेम एनर्जी तो लोग चला के छोड़ दे देते हैं, इसलिए यहाँ रहेगा ही नहीं, चलेगा कहाँ से। ऐसे ठंडा है तो क्या कहते हैं, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट मास फ्रॉम द इन्फिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड एट क्या पर्टिकुलर पॉइंट है, गिवन पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। हिंदी में क्या लिखा बेटा, किसी भी मास पार्टिकल को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो उस क्या होगा पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगा, बराबर होता है। उसी को कर देते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग क्या आपके बता देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द वर्क डन in taking a body work में bringing कर, लेकिन बजाय बजाय बेटा का मतलब bringing, work done in bringing a body from infinity to the work in bringing a body from infinity to a given point inside gravitational field to a given point inside gravitational field is called gravitational potential energy at that point. Is called gravitational potential energy at that point. उसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। मतलब इनफाइनाइट से, ठीक है, किसी भी किसको मास पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वो उस पॉइंट पे अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाता है, ठीक है। उसी को हम लोग उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो हो गया आपका द वर्क डन इन टेकिंग ए मास पार्टिकल, ठीक है, मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डिनोट कैसे करते हैं बेटा, किससे यूज करेंगे, यू या पी से दिखा दो, ठीक है। तो वाला यू पर क्या होता है, फार्मूला क्या कहते हैं, जी एम एम बाई साइन विल बी नेगेटिव। अब सुनो बेटा, क्योंकि हमेशा किसी बॉडी में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है वो नेगेटिव मिलता है, क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, आपका नेगेटिव होता है। अगर कोई भी मान लीजिए हमारा ये सरफेस ले लेते हैं, ये क्या है, सरफेस है, अगर मान किसी पॉइंट में डाटा कर देते हैं इनफाइनाइट से कोई टेस्ट मास को आप ले आ रहे हैं, और उसका मास हम लोगों ने कितना ले लिया, एम लीजिए, इसकी रेडियस आपका कितना है, आर है, ठीक है। किसी पॉइंट तक अगर मान लो किसी पॉइंट तक आप ले आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ले आने में जो वर्क डन होता है वही बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होता है, ठीक है। उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। और रिलेट करते हैं क्या, डिनोट करते हैं इक्वल टू होता माइनस कितना, जी एम ई एम अपान आर, ठीक। और ये साइड नेगेटिव साइड जो शो करता है, ये यही शो करता है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होगी, के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या फोर्स मतलब अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कैसा होता है, फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, उसके लिए साइन हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यार एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज इनके बीच में क्या होता है,
सब्ट्रैक्शन होता है तो यू की वैल्यू होगी माइनस जी एम बाई क्या होगा आर के बराबर होगा। जब इनफाइनाइट पे लेते हैं आर की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट पे ले लेंगे, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी जी एम बाई इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो जीरो। मतलब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट में जो होती है वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। और अगर आप इनफाइनाइट से, ठीक है, कहीं भी नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या मिलती है? नेगेटिव मिलती है। और एट एयर सरफेस अगर हम लेते हैं, एट एयर सरफेस स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आर ई के बराबर हो जाएगा। तो यू की वैल्यू जो होगी इसी को आप यू नॉट कह लो, ठीक है, ये वैल्यू माइनस जी एम ई एम अपान आर ई के क्या होगा? बराबर। तो यू की वैल्यू माइनस जी एम ई एम बाई क्या हो जाएगा? आर ई के बराबर होगा। इसे यू नॉट कह देते हैं। यू नॉट की वैल्यू माइनस जी एम एम बाई आर क्या हो जाएगा? आर ई के इक्वल होता है, ठीक। और जब हम बोलेंगे कहाँ पे? एट इन्फिनिटी, कहाँ पे? सिंपल मान लीजिए फाइनाइट वैल्यू देंगे कि यू की वैल्यू यू इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जीरो। और ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है, ये वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? मिनिमम लेते हैं, ठीक है। यानी एयर सरफेस पे जो आपका जनरेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे हम लोग मिनिमम कह देते हैं। इनफाइनाइट पे जो होगा वो मैक्सिमम, क्योंकि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में है। किसमें है? नेगेटिव में है, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग दिखा देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एयर सरफेस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हो गया? ये तो कंडीशन आपका हो गया, क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा से पॉइंट बना लो बेटा, अगर बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट किया जाए तो कितना हमारा चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी? लिखिएगा, पढ़ लो। इफ द बॉडी ऑफ मास m, if the body of mass m is moved, if the body of mass m is moved from a point at a distance, is moved from a point at a distance r1, distance r1 to another point at distance r2, to another point at distance r2, ठीक है। कहाँ पे बेटा? एट डिस्टेंस r2 इन गैप नहीं बेटा में लिखना r1 ग्रेटर देन r2, r1 क्या ग्रेटर देन r2 है। अभी लिखना इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कहाँ पे? इन ग्रेविटेशनल फील्ड। जब तक फील्ड में रहेगा बेटा तभी तक क्या होगा? ठीक है, क्या वर्क होगा, ठीक। मतलब वर्क आपको या पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होंगे। फील्ड के बाहर हो जाएंगे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी या वर्क में कोई चेंजेस नहीं होती, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होगा। यहाँ से हम दिखा देंगे यू की वैल्यू कितनी हो गई। अब यहाँ से निकालेंगे तो आपको चेंज डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा यू जो होगा यू फाइनल माइनस क्या लिखेंगे? अब यू इनिशियल, यू फाइनल का मतलब माइनस जी एम ई एम अपान कितना है? r2 दिया है, और माइनस माइनस जी एम ई एम अपान कितना? r1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा इसका जी एम ई एम बाई r1 माइनस जी एम ई एम अपान r2। और इनमें से जी एम ई एम कॉमन हो जाएगा तो आप लिख सकते हो डेल्टा यू इक्वल टू जी एम ई एम ब्रैकेट में 1 बाई r1 माइनस 1 अपान, ये मिल जाएगा फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनका जो चेंज होगा वो कैसा? पॉजिटिव में मिलेगा कि नेगेटिव में? r1 ग्रेटर देन r2 दिया गया है तो जो चेंज हमें मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? नेगेटिव में, क्योंकि ये वैल्यू बेटा ग्रेटर है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? स्मॉलर आएगा। और ये वाला वैल्यू स्मॉलर है तो इसका रिजल्टेंट ग्रेटर आएगा। तो वैल्यू हमारे किस में आ जाएगी? नेगेटिव में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी बेटा, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नेगेटिव, ठीक। लेकिन अगर आपका r1 छोटा हो r2 बड़ा हो तब पॉजिटिव, तब इसका मतलब हम जैसे जैसे
ऊपर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे अर्थ की तरफ आएंगे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटती है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे R1 अगर ग्रेटर है, R2 स्मॉलर है, तो वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। इसका तो दूर से पास आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और अगर R1 स्मॉलर होता, R2 ग्रेटर होता, मतलब सरफेस से आप दूर जाते तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, बढ़ता। ठीक, नीचे लिखिएगा, हो गया, लिखना नीचे तो नोट कर लेते हैं। बोला जाए R1 ग्रेटर है R2, R1 ग्रेटर है R2, R1 की वैल्यू R2 से कैसा है, ग्रेटर, सिंस R1 ग्रेटर देन क्या लिखा आपने R2, दैट इज बॉडी मूव्स टुवर्ड्स अर्थ। बॉडी या क्या लिखा था, मास क्या लिखा था स्टार्टिंग में, बॉडी क्या लिखा था, बॉडी क्या लिखा, दैट इज बॉडी मूव टुवर्ड्स अर्थ। बॉडी किधर की तरफ मूव कर रही है, अर्थ की तरफ, बॉडी मूव टुवर्ड्स अर्थ, देखिएगा बॉडी मूव टुवर्ड्स अर्थ। ठीक, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी decreases, potential energy of body decreases, hence change in potential energy will be negative। If R1 less than R2, that is, if R1 can have the less than R2, that is body is क्या करेगा, away from your surface, then potential energy of body increases, so change will be क्या आएगा, पॉजिटिव। so change in potential energy will be positive, है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी will be क्या हो जाएगा, तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। आगे लिखिएगा, हो गया। नेक्स्ट केस होता है कि अगर किसी बॉडी को बेटा या सरफेस से किसी हाइट पे ले जाया जाए, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज होगा। ठीक है, या सरफेस से किसी हाइट पे ले जाया जाए, एक तो रिलेशन हम इसी के बेस पे निकाल सकते हैं, या सरफेस पे लेंगे तो रेडियस पहला वाला आर ही हो जाएगा, और जहाँ पे आप ले जाएंगे वहाँ पर उसको आर ले लीजिएगा। ठीक, लेकिन अगर उसी को हम लोग GM के टर्म में, क्योंकि GM ही का जो आपने ग्रेविटेशन उसमें पढ़ा होगा, मतलब क्या इसी चैप्टर आपने पहले भी पढ़े होंगे, यहाँ पढ़ेंगे GM इक्वल टू GR स्क्वायर, स्मॉल g इक्वल टू GM अपन R स्क्वायर पढ़ाया गया था। तो उस केस में अगर आप लोग कहते हैं GM के लिए अपन GR स्क्वायर ले लेते हैं, तो वहाँ पे G, R और H के बीच में हम लोग रिलेशन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो मास को वहाँ पे काउंट अप नहीं किया जाता है, किसके, अर्थ के मास को, तो रेडियस ऑफ के टर्म में हम लोग ले लेते हैं। तो लिख लीजिएगा, मेरा पॉइंट बना लीजिए लगा के, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए, इफ द बॉडी ऑफ मास m, if the body of mass m is moved from the surface of earth to a point at distance h, surface of earth to a point at
distance, who a point at distance yes is small above the surface of earth, then change potential energy वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। दूर ले जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा ना। आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या रिलेशन बनेगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, रिलेशन बताइए। वो तो आएगा एक रिलेशन बनता है, बट यहाँ कुछ हम लोग कहा गया पहले यह सरफेस में था, यह सरफेस कितनी दूरी पे गया एच हाइट। जो फार्मूला को चेंज ये लिखा है डेल्टा जी पर यही लिखा है यू इनिशियल माइनस यू फाइव क्या फाइनल, नहीं दो चीज़ होती है ना। अगर आप क्या लास्ट करते हैं तब इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, तो चेंज करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये आपको बोला गया चेंज बोला गया कि लास्ट बोला गया या क्या लिखा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है या लास्ट पोटेंशियल एनर्जी लिखा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। तो चेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले क्या लिखा था? बॉडी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ एयर, कहाँ से? एयर के सरफेस से मूव कर रहा है कहाँ तक? एट डिस्टेंस एस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो उस केस में जब हम लोग लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल की वैल्यू आएगी जी एम ई एम अपान आर ई प्लस कितना एच, और साइन की क्या नेगेटिव माइनस जी एम ई एम अपान आर होगा ना। इनमें से ये वाला प्लस हो गया, ये आ जाएगा जी एम ई एम अपान आर ई माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस यस। कॉमन हमारा हो रहा है बेटे दोनों में क्या जी एम ई एम, यहाँ पे बचा आपका क्या 1 अपान आर ई माइनस 1 अपान आर ई प्लस यस। एलसीएम क्या आएगा बेटा? अगर क्या एलसीएम का किया जाए तो क्या आएगा? आर ई तो आर ई प्लस ऐसा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंडीशन आएगा डेल्टा यू की वैल्यू जी एम ई एम ब्रैकेट में आर ई, ठीक है, ये हो गया आर ई प्लस एच। यहाँ पे बचेगा तो बचेगा क्या आर ई प्लस एच, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा ये होगा ना। ठीक, अब कहाँ ले रहे हैं? अरे आर ई प्लस एच है माइनस आर ई वन आर ई को आर ई प्लस एच, यहाँ पे क्या है माइनस है ना। अब इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक, अब इसको क्या करिए आपको अगर डीकन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा, क्या करना चाहते हैं आप? कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पूरा फैक्टर कहाँ लाना पड़ेगा फिर? नहीं समझे? अरे इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम की वैल्यू ये आ गई, ऊपर से क्यों नहीं कटेगा? इसको ओपन कर देंगे तो ये कैंसिल करेंगे ना, ऊपर वाला कि नीचे कर रहे हैं? ऊपर वाला कैंसिल होगा, नीचे वाला मत कर देना। तो कैसे क्या आ गया कैंसिल? ठीक, उस केस में क्या होगा? ये प्लस के साथ है, माइनस के साथ है, ये आर ई क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? डेल्टा ई इक्वल टू जी एम ई एम, ऊपर हो जाएगा एच अपान कितना आर ई ब्रैकेट में आर ई प्लस ये हो जाएगा जी एम ई एम ब्रैकेट में हो गया क्या एच अपान आर ई ब्रैकेट में आर ई प्लस एच के बराबर हो गया। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है देखो, इसको अगर आप थोड़ा जाए तो कोई फायदा होगा?
एक तो रिलेशन हम लोगों को क्या आ गया, इसके फॉर्म में, इनमें से क्या करिएगा, इस आदि को भी कॉमन कर लीजिए, इस आदि को भी क्या करिए कॉमन, तो आदि 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस ये चपान क्या आ जाएगा, आदि आ जाएगा। ठीक, इसको हम रीसेट कर लेते हैं, ये आ गया इनका यू इक्वल टू GMEM इंटू एच अपान, ये वैल्यू हो जाएगा इसका आर ई स्क्वायर, लेकिन 1 प्लस एच अपान आर। ठीक, अब एक चीज यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, जी एम ई की जगह क्या लिख देंगे, जी आर ई स्क्वायर, डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी जी आर ई स्क्वायर इंटू एम इंटू एच अपान। ठीक, नीचे है बेटा आर ई स्क्वायर, लेकिन 1 प्लस एच अपान कितना, ये आर ई स्क्वायर क्या हो गया, ऊपर से ये पाँच हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर इंटू एम इंटू एच अपान हो गया, आर ई स्क्वायर कैसे इसको हम लिख सकते हैं, एम जी एच। ठीक, तो ऊपर आ गया बेटा हमारा डेल्टा यू इक्वल टू एम जी इंटू एच अपान 1 प्लस एच अपान कितना, ये फाइनल हम लोग ने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू भी एम जी एच अपान 1 प्लस एच अपान एच अपान 1 प्लस क्या हो गया, ठीक है, डेल्टा यू एम जी एच अपान 1 प्लस एच वाई क्या हो जाएगा, आगे के बराबर होगा, ये चेंज क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये वैल्यू जो आपकी है वो किसकी है, आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम जी एच अपान क्या है 1 प्लस एच वाई आगे के बराबर हो गया। ठीक, ये निकाल लेते हैं कि अगर यह सरफेस से किसी हाइट पे आप मूव करो तो यह सरफेस से कहाँ जाएगा, और यह सरफेस था आपका रेडियस आपकी आ रही है और इससे कहाँ पे आ जा रहा है, एच हाइट पे अगर आप मूव करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, अगर एच हाइट पे मूव करते हैं, इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, यह सरफेस से यहाँ तक शिफ्ट होने में, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से आप रिलेट कर लेते हैं। कंडीशन नीचे बना लो बेटा, अगर एच की वैल्यू आर के बराबर हो जाए तो कितना होगा, एच की वैल्यू आर के बराबर हो तो क्या हो जाएगा वहाँ पे एम जी एच अपान 2 हो जाएगा, यानी कि हाफ एम जी एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिख लो इफ एच इक्वल टू आर ई, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, ऊपर भी हो जाएगा ना, आर ई हो जाएगा। देखो देखिए तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाया गया, वैल्यू बेटा कितना हो जाए, आर ई के बराबर, तो डेल्टा यू की वैल्यू होगी एम जी इंटू आर ई अपान कितना 1 प्लस आर ई अपान आर ई, ये हो गया बेटा 1/2, यानी एम जी आर ई बाई कितना 2 के बराबर होगा, यानी कि अगर यह सरफेस से उसकी रेडियस के बराबर हाइट पे आप चले जाइए, यह सरफेस से क्या करिए उसके रेडियस के बराबर हाइट पे आप शिफ्ट कर जाइए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो एम जी आर बाई 2 के बराबर हो जाता है, एम जी आर बाई क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये तो केस आपका होगा बेटा कि यह सरफेस से ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरिएशन आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक हाइट है तो आप यहाँ रख के निकाल लेना, ये स्पेसिफिक कंडीशन हो गई कि अगर इसकी वैल्यू आर के बराबर है तो क्या होगा, और यह अगर कहाँ पे होता है पे ही रह जाएगा, इसकी वैल्यू ये तो ये फैक्टर ये तो वही हो जाएगा, एनर्जी क्या है इसकी आप हमारा क्या हो जाएगा, ये सो हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, ये तब अगर
रियल सरफेस पे किया जाए तब क्या देंगे? तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ जी। तो इनफाइनाइट हैं? यह सरफेस पे क्या है? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है या सरफेस पे रहो तो चेंज 0 हो जाएगा ना भाई। हम किसके रिस्पेक्ट में यहाँ ले रहे हैं? यार के रिस्पेक्ट में ना। जैसे चेंज को आपको दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को नहीं दे रहा है, चेंज की बनेगा को दे रहा है। अब जब यह सरफेस पे रहेगा तो चेंज कहाँ रहेगा? वही थे वही रहेगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ इसकी वैल्यू 0 रखो तो सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना कि यहाँ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल क्या होगा? आधी होगा। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, कभी कभी फार्मूला बहुत कुछ बता देता है ना। हो गया? तो ये केस आपका होता है। यहाँ से दिखा दिए, क्वेश्चन कर लीजिए। बुक लाए हैं बेटा? यहाँ पे भी लगा दिए बाकी हो। करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन उठाते हैं, नींद आ जाती है ना, इसलिए रख देते हैं। जैसे ये तो हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा था वो हम लोग एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए स्टडी किए। ऐसे अगर यह सरफेस पे हमें ग्रुप ऑफ बॉडीज दिए गए हैं, ठीक है, कई आपके दिए गए हैं, तो उसके इसमें नेट पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सभी के व्यक्ति क्या स्केलर सबसे बराबर हो जाएगा। जब एक शब्द क्या होगा? बराबर। जैसे आपने पढ़ा कि एक बॉडी था तो G m1 × y क्या लिखा है, मान लो दूसरा है पे तो G m1 × y क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो उस केस में सभी का क्या करिएगा? आप सम कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन उसी में बना लीजिए। जीपी बना बोले देखिए एक बार बना लीजिए। क्योंकि गैविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पार्ट ये सिस्टम ऑफ मोर देन टू पार्टिकल्स of more than 2 particles. System of more than 2 particles. अब मान लो कोई सिस्टम है और उससे ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना गया है, उससे ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनाया गया है, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उन सिस्टम की जो पोटेंशियल आपके इंडिविजुअली हैं उन सभी के क्या हो जाएगा? सम के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है एक तरह से कह लो। जैसे मान लो ये है ये दूरी है R12, ये दूरी है R23, ये दूरी है R34, ये दूरी है R12, मतलब पार्टिकल के पॉइंट के बीच पॉइंट हम ले रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है कि निकालना था बेटा यहाँ पे क्या इनकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसको बताएंगे, बताइए तुम बताएं। अब जोड़िए क्या बनेगा? नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा?
पार्टिकल के बीच बन रहा है वैसे सीधे लिखो और एटम। तो जब डाटा रहेगा तो डाटा दिया रहेगा ना, यहाँ तो क्या है आपका एक रिलेशन बताया जा रहा है, इससे डाटा रहेगा तो डाटा आपको क्या दिया रहेगा, डाटा को दिया रहेगा। चलिए ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे ना तो डायग्राम क्या लेंगे बेटा, क्योंकि हमें डाटा तो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट के बीच में तो क्या लिखेंगे R13 और इनके बीच में क्या लिखेंगे R24 कर लेंगे, समझ गया ना। तो क्या आने की पोटेंशियल एनर्जी भैया, बनाएंगे क्या बना, हाँ ये कुछ नहीं बनाना है, डाटा जब नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। ये हम कह जाने का आपको मन में है कि माइनस का मन लेंगे, देखिए बेटा जो बनेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी कितना, जितने पेयर, पहले कंडीशन तो हम लोग गलती यही कर देते बेटा पेयर बना लेंगे, ठीक। यहाँ जितने पेयर होंगे उतने आपको क्या होंगे, जैसे जितने आपको बन सकते हैं वो सारे की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। जैसे M1 M2 की वजह से मिला, M2 M3 की वजह से मिला, M3 M4 की वजह से मिला, M4 M1 की वजह से मिला, फिर ये भी डायनेमिक है ना M1 M3 और M4 M4, ठीक। तो आपका होगा माइनस जी एम, अब देखो M1 M2 अपान R12 R1 R12 हो गया, ठीक। दूसरा होगा माइनस जी M2 M3 अपान R23 माइनस जी M3 M4 अपान R34 माइनस जी M1 M4 अपान R14 माइनस, अब ये जो डायगोनल वाला हो गया, ठीक। जी M1 M3 अपान R13 माइनस जी M2 M4 अपान R2, ये कंडीशन आपका होता है, ठीक। अब यहाँ से हमारा जो कॉमन खाली निकाल सकते हैं जी को, माइनस जी केवल कॉमन है, इसकी मात्रा वगैरह सब अलग अलग है, तो आप अगर यू माइनस जी कॉमन कर लेंगे बेटा तो आ जाएगा M1 M2 अपान R12 प्लस M2 M3 अपान R23 प्लस M3 M4 अपान R34 प्लस M1 M4 अपान R14 प्लस M1 M3 अपान R13 प्लस M2 M4 अपान R2।
अगर ग्रुप ऑफ है तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को रख के निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए, इसी के लिए मैं करवा रहा हूँ। समझ से जितना पेयर बना दिए, तो ऐसा नहीं कि केवल कॉर्नर पे जो होगा उन्हीं के बीच पेयर बनेगा, जो डायगोनली होंगे उनके बीच भी आपका पेयर बनेगा। ठीक, क्यूब में 8 का कार्बन हो गया, और फिर आप लोग डायगोनल बना लिए, 4 वो बन जाएंगे। क्यों तो नहीं ट्रायंगल आपको क्या स्क्वायर तक ही बनता है, क्यूब में अगर ट्रायंगल पे बनता है या तो स्क्वायर पे बनता है, वो भी ज़्यादा ट्रायंगल। हेक्सागोनल में जो कंडीशन आपने जब हेक्सागोनल में ट्रांसफर हो गया, हेक्सागोनल में कंडीशन बन जाएगी 6 हो गया ऐसे ऐसे, और डायगोनल बना देंगे 6 में। हेक्सागोनल जब बनाओगे तो उसके इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर इनके बीच पेयर, इनके बीच पेयर, इनके बीच पेयर, ये बन गया। फिर रूट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसीलिए ट्रायंगल ऑफ क्वाड्रेंट तक ही हम लोग को पूछा जाता है। रूट के अकॉर्डिंग इनके साथ में अदर कितने पेयर बन सकते हैं, ये भी इसके साथ पेयर बनाएगा, ये भी इसके साथ पेयर बनाएगा, ऐसे ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उस सब पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे अब ये वाला बनाया आपने तो ये डायरेक्ट हो गया, अब ये इससे नहीं लिखा है ना, इसके साथ पेयर बनाएगा तो मल्टीपल पेयर बहुत लाभ कैलकुलेशन होगा, तो इसलिए वो सब नहीं पूछे। बस आपको जानना था कि 5 6 ट्रायंगल पे देते हैं या तो फिर स्क्वायर या आपका क्या जो भी आपने बोला यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर साइड चेंज कर देंगे, लेकिन रहेगा वो चार। ठीक, बहुत सारे मल्टीपल बनने लगते हैं, तो आपका उससे ज़्यादा बनना शुरू होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को निम्न कर लीजिए, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड शोन इन फिगर। मेरी डायग्राम में हम बना रहे हैं, हमने लिखी एंड शोन इन फिगर। सारी यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर की वैल्यू, आर की वैल्यू दी गई है 1 मीटर है, और m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg और m3 इक्वल टू 3 kg दिया गया। आपको सिस्टम का क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम को कितना वो निकालना है, ये इसका ब्रेक कर दीजिए।
आपको तो आ गया भैया, आप लोग साहब सीधा सीधा सिंपलेस्ट और इससे कम में नहीं बनता है आपको, सीधे सारा वैल्यू रख देना है और वैल्यू भी सब बराबर दिया है, वो भी आसान है। पेयर कार्य आपको सेट करना है। कितने पेयर बनेंगे, 5 कि 4? कितने बने? 3 बना, सिंगल 6 बना है, ये ना 3 ही बनेगा बेटा। अरे यहाँ पे अपोजिट के कॉर्नर्स के बीच में नहीं होगा, 4 होगा तब जाके डायमीटर का बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं 4 में 6 बनाया तो 3 में 5 बनेगा ना, 2 बोनस होगा नहीं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जरूर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन प्रयास करेगा क्या है तो सब आसान हो जाता है। क्या फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, माइनस जी m1 m2 बाई r माइनस जी m2 m3 अपॉन r माइनस जी m1 m3 अपॉन r 1 दिया है, जी कॉमन हो गया तो जी बाई आर को हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3। इससे आसान क्या होगा जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, आर की वैल्यू 1 है तो रखने कोई मतलब है नहीं, m1 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 -6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 11 से मल्टीप्लाई कर तो 7 जा 666 और 7 से 3 फिर 7 आ गया और 66 फिर 7 73 तो 7 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 73 पॉइंट 37 पावर -11 भी है, इसको लिख दिया 7.33 या 34 का ऑर्डर करेगा तो 34 का लेंगे 10 पावर -10 इतना क्या हो गया बेटा, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई 7.34 इंटू 10 पावर -10 जो कि क्या हो गया बराबर हो गया। एक केस आपका होता है, हमसे दिखा हाँ साइन नेगेटिव बनती रहेगी। हो गया आगे लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा इसके वेलोसिटी एंड क्या होता है इसके वेलोसिटी फ्लाइंग वेग, क्या होता है इसके वेलोसिटी, इसके प्रोजेक्ट वो वेलोसिटी जिससे हम किसी चीज़ को अर्थ से लेके उसको वेलोसिटी से तो फिर वापस ग्रेविटेशनल फील्ड को उसके पार कर जाएगा। तो इसके वेलोसिटी जैसे मान लीजिए पेन को फेंकना है वो, ठीक है, और इस डस्ट को इसको डस्टर को फेंकना है तो किसको ज़्यादा इसकी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इसको किसको मास इंडिपेंडेंट जहाँ से फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड हाँ तो चलो अभी भैया क्या होगा भाई लोग, बराबर होगा। मतलब जैसे आपको फेंकना हो और पेन को फेंकना हो किसको ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा इससे करने के लिए, आपको ना मोटे बड़े पेन छोटा सा है आप लोग देवियो इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। आपने इसके वेलोसिटी वैल्यू या सर्कल पे कितना पड़ा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये पढ़ा कि हाथी फेंकेंगे तब है कि चींटी फेंकेंगे तब है, ऐसा कुछ लिखा था क्या, नहीं लिखा था ना, वो तो सीधा डाटा दिया गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चाहे छोटी बाटी फेंकते हैं चाहे बड़ी बाटी फेंकते हैं, किसी के लिए भी फेंका जाता है तो वैल्यू हमारे 11 पॉइंट क्या आता है 2 मीटर पर सेकेंड की क्या है बराबर है, ठीक है। तो किलोमीटर पर सेकेंड की क्या है बराबर है। उस कंडीशन में जो वैल्यू हमारी आ रही है वो फिक्स है, चाहे आप छोटे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं चाहे बड़े ऑब्जेक्ट को, ठीक। अब एक चीज़ और पूछा जाता है बेटा, तो इसका मतलब याद रखिए चाहे आपको फेंकना हो चाहे आपको पेन को दोनों को नहीं रास्ते देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अंतर क्या ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर फेंकना हो तो क्या चीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा, तब तो इसका मतलब सब छोटा चाहे फेंकते हैं बड़ा फेंके हैं, क्या चीज़ में अंतर आएगा तब दोनों के
जो हम लोग एनर्जी देंगे बेटा, ठीक है, जो क्या देंगे आप एनर्जी देंगे, स्केप एनर्जी जो देंगे वो अलग अलग होगा। बॉडी बड़ी होगी तो स्केप एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, बॉडी छोटी होगी तो स्केप एनर्जी कम देनी पड़ेगी। यानी एनर्जी जो होगा वो हमारा क्या करेगा, मास डिपेंडेंट होगा, बट आपकी वेलोसिटी मास इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी चीज़ होती है बेटा, अब जब यह सरफेस से फेंका जाता है तो वो क्या एंगल पे डिपेंड करेगा? हाँ? अरे आप सीधे फेंकोगे कि टेढ़ा फेंकोगे? उतना ही लगेगा, ये कह रहे उतना ही लगेगा भाई। जैसे अगर पृथ्वी के साथ से किसी चीज़ को स्केप कराना हो तो हम लोग अगर वर्टिकली फेंकेंगे तब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी एंगल पे फेंकेंगे तब। वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस पे ही ले रहे हैं भैया, सरफेस पे ही ले रहे हैं। या सरफेस से अगर फेंकना है, ठीक है, मान लो एक लोग ऐसे सीधा सीधा टिक फेंके, दूसरे एंगल पे फेंके तो किसको वेलोसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी? हाँ, सबको समान देना, मतलब एंगल पर डिपेंड नहीं। इससे मान लो ये अर्थ है अपना, ये सबको क्या करना क्या है, ये अर्थ है। अब एक लोग ऐसे फेंकना चाह रहे हैं, एक लोग ऐसे फेंकना चाह रहे हैं, किसको ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी? सबको समान। क्यों? एक तो पहली बात तो राउंड है और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी जो है तो कहीं से फेंके हो तो नहीं जाएगा। चलिए देखिए बेटा, तब अच्छा जब आपने कभी सनलाइट लैंचिंग देखा है वीडियो में जब होता है तो लॉन्चिंग दिखाते हैं, तो कैसे फेंका था उन्होंने, ऐसे कि ऐसे? अच्छा, तो उसका रीजन क्या है? जब किसी में फेंक सकते हैं, हमें स्केप कराना था तो ऐसे ही फेंक दिया, तो वर्टिकली क्यों फेंकते हैं? तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा चलिए, हाँ जी, आप लोग क्या क्या है, एंगल पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा ना? नहीं कर रहा है इसका, आपका करेगा, आपका भी कर रहा होगा, आपका है जैसा आप लोग भैया इन्होंने पक्का कर दिया है कि हमारा नहीं करेगा। अब आप लोगों को बता दो, जानते हैं एंगल डिसाइड किया था इसके करने के लिए, बॉम्ब अलग है, बॉम्ब हमें किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे गिराते हैं भाई, बॉम्ब को हमें किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे गिराना है तो हम कर दें ना, हमें तो यहाँ स्केप कर देना है। सॉरी बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, तो इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, तो मास पे डिपेंड करता है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, किस एंगल पे आप देख रहे हो किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब बात आती है कि हम लोग फिर जब भी देखे होंगे सनलाइट लॉन्चिंग होती तो वर्टिकली करते हैं। वर्टिकली करने का रीजन होता है बेटा ना, ठीक है, देखो जब भी लॉन्चिंग पैड हमारे जो भी बनाए हैं, चाहे आप इंडिया का हो, किसी वर्ल्ड का, किसी भी कंट्री का देखते हैं, वो हमेशा ऐसे एरिया से दूर बनाया जाता है जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया इलाका है उससे दूर बनाते हैं। ठीक, दूर बनाने का रीज़न क्या होता है, कभी कभी बेटा जो हम लोग लॉन्चिंग करते हैं ना फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और फेल होने पे, ठीक है, उस केस में जब वो क्या अगर ड्रॉप करता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी फिर क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। उस डिस्ट्रक्शन को अगर इन केस कहीं ब्रॉड ऐसा कंडीशन बनता है तो अगर आप किसी एंगल पर फेंकेंगे तो हो सकता है वो किसी क्या शहर में जाके गिर जाए, या हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में गिर जाए, हमारे ऊपर बम गिरा दिया इन्होंने, कई फैक्टर होते हैं ना, तो इसलिए वहाँ पे वर्टिकली किया जाता है कि इन केस अगर बाय द वे फेल होता है तो उसी रीजन में गिरे जहाँ पे वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया क्या है ना हो, जिससे कम से कम जो लॉस हो रहा है उसी का हो, बाकी चीज़ों का लॉस ना के बराबर हो। अदरवाइज जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड नहीं करती, जो वेलोसिटी है आपका होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे वेलोसिटी और क्या एंगल दोनों पे, चलिए मास और एंगल दोनों पे ही क्या इसकी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, बट अगर मैं पूछा जाए इसके एनर्जी तो आप बोलोगे मास डिपेंडेंट होता है, इसके एनर्जी क्या होता है आपका मास पे डिपेंड करता है, समझ गया ना। जो लॉन्चिंग करते हैं बेटा तो इसीलिए करते हैं वर्टिकली, जैसे अगर गिरे हुए तो वहीं पे जाके गिरे और इधर उधर नुकसान ना हो। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं, नहीं एंगल पे डिपेंड करेगा, एनर्जी मास पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, जब वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा तो पे डिपेंड करेगा। चलिए, अब यहाँ पे केस क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा सरफेस पे तो डिफाइन जब करते हैं इसलिए वेलोसिटी को बोला जाता है द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए बॉडी सो दैट इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, जिससे वो ग्रेविटेशनल पुल क्या कर जाए क्रॉस कर जाए एंड नेवर बी रिटर्न बैक टू द यह सरफेस, और यह सरफेस पे दोबारा वापस
ना आए, तो उसी को हम लोग कह देते हैं बेटा स्केप वेलोसिटी। अब स्केप करने के लिए तो हमें एयर सरफेस पे क्या देना पड़ेगा, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी अगर स्केप एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा दे देगा तो वो स्केप करेगा, अदरवाइज स्केप नहीं करेगा। स्केप ना करेगा मतलब जाएगा किसी हाइट और उसके बाद क्या करेगा, फिर रिटर्न बैक हो जाता है। ठीक, तो स्केप करने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए, हमें मान लो एयर सरफेस से किसी चीज़ को स्केप करना है, ये एयर सरफेस बेटा, ठीक, हमारा क्या है आगे यहाँ से हमें किसी चीज़ को स्केप कराना है तो मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसको हम डिसाइड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, अभी तो लग गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस पे होता है वो माइनस वी एम ई एम अपान कितना है, आर ई के बराबर है ना बेटा। ये कहाँ पे, यह सरफेस पे इसी को हम लोगों ने यू नॉट दिखाया, और इन्फिनिटी पे हम लोगों ने बोला पोटेंशियल एनर्जी बनेगी जीरो। इन्फिनिटी का मतलब क्या गया, प्रेशर को क्रॉस कर गया तो जीरो हम इन्फाइनाइट कह देंगे। ठीक, तो इसका मतलब वहाँ पे जीरो होता है, और जीरो करने के लिए यानी कि इसको हमें इन्फाइनाइट तक पहुँचाना है तो जितनी यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव में है उतना ही अगर उसे पॉजिटिव दे दिया जाए तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जीरो होने का मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशन को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। तो उसी को हम लोग कहेंगे स्केप एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्केप एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी स्केप एनर्जी आपकी होगी बेटा ना, स्केप एनर्जी आप सरफेस पे लेंगे किसी बॉडी का तो आएगा माइनस की जब यही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जी एम ई एम अपान क्या, आर ई के बराबर। तो स्केप जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, जी एम ई एम अपान आर ई। अब जब हम डिफाइन करते हैं कि कितना हमें क्या होगा रिक्वायरमेंट होगी, कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे लिखेंगे हम जो रेंज उसको किसको किस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो किस एनर्जी के फॉर्म में देंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पर डिफाइन इसको करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की हाफ वी एम वी ई स्क्वायर, अगर ये हमारा जी एम ई एम अपान किसके, आर ई के बराबर हो जाए तो बॉडी क्या करेगी, स्केप कर जाएगी। यानी एम कैंसिल हो जाएगा तो वी ई की वैल्यू हो गई टू जी एम ई अपान आर ई के बराबर हो जाएगा। ये हो गया सरफेस पे, और यही जी एम ई जी आर ई स्क्वायर होता है तो टू जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई, मतलब यही सिंप्लीफाई करने पे वी की वैल्यू रिलेशन आ गया टू जी एम ई अपान आर ई, और दूसरा रिलेशन आ गया टू जी इंटू आर ई। और यही वैल्यू जो आता है वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के क्या आएगा, बराबर आता है। यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, बेटा अच्छा बी ई स्क्वायर बोल क्या, यहाँ बी स्क्वायर तभी यहाँ बताया ना, ई के हिसाब का होता है, यहाँ से हम दिखा देते हैं